हम लोग बेटा आज जो है ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेक्टर एनालिसिस, है ना। तो जितना ये फिजिकल क्वांटिटीज है, तो स्केलर वेक्टर में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। और वेक्टर को स्टडी करने के लिए वेक्टर एनालिसिस हम लोगों को बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे आज बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, है ना। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी लेते हैं, जिसमें कि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस कर दें तो हम लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा है जो केवल मैग्नीट्यूड से, है ना, उसके बारे में ठीक ठीक समझ में नहीं आता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे, डिस्टेंस के बारे में कहे कि हम मोटर बाइक खरीदे, है ना, आज हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, कल हम लोग 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो बिना सोचे समझे आप बोलेंगे कि 20 + 10 30 किलोमीटर आप बोल देंगे, है ना। यहाँ पर अभी कुछ नहीं सोचेंगे, केवल मैग्नीट्यूड दिए, आप जो है कंफर्म है, आपके दिमाग में पूरा पूरा बात समझ में आ गया। लेकिन अगर हम लोग एक बात बोले बेटा कि एक पार्टिकल है, उसको हम पहले 10 मीटर डिस्प्लेस किए और फिर हम लोग 20 मीटर डिस्प्लेस कर दिए, और हम आपसे पूछें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप जो है तुरंत पूछेंगे कि पहला डिस्प्लेसमेंट ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आप किधर किए। मतलब आप डायरेक्शन जानना चाहेंगे, उसी डायरेक्शन में किए, अपोजिट किए, परपेंडिकुलर किए, क्या किए, है ना। जब तक ये चीज पता नहीं है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप रिजल्ट नहीं बताना चाहेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि इस तरह का बहुत सारा क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना। जैसे हम लोग कहते हैं अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई टू फोर्स, है ना, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, है ना, क्या होगा। नेट फोर्स हम अगर कहें पार्टिकल पर या बॉडी पर क्या होगा, फिर आप कहेंगे दो फोर्स तो आप बता रहे हैं, लेकिन एक फोर्स है ठीक है, दूसरा फोर्स किधर है। फिर आप डायरेक्शन की चर्चा करेंगे वहां पर। बिना डायरेक्शन के उसके इफेक्ट को आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको समझने के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशियंट नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, है ना, जरूरी है। अगर डायरेक्शन हम नहीं देते हैं, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, है ना, दोनों का रिजल्ट निकालना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन, है ना। जैसे हम लोग दो स्केलर का सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, वेक्टर में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब तक डायरेक्शन आप नहीं बताएंगे, आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को डायरेक्शन भी चाहिए, है ना, उसको हम लोग कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम लोग दो पार्ट किए थे पहले, है ना, आप लोग सब लोग भी किए थे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग एक लिखा करते थे स्केलर। तो स्केलर सब लोग समझते हैं, those physical quantities which are completely understood with the help of magnitude only। हम थोड़ा थोड़ा इसको लिख दे रहे हैं, है ना। those physical quantities which are completely understood with the help of magnitude only are known as scalars। इसको हम लोग कहते हैं स्केलर। और एग्जाम्पल पूछें तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप डाल देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारा देंगे, डिस्टेंस है ना, स्पीड है, मास है, बहुत सारा, लेंथ है,
टाइम है, बहुत सारा एग्जाम्पल आप भर देंगे, पूछेंगे हम आपसे, बहुत सारा एग्जाम्पल आप बोल देंगे। डिस्टेंस बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, मास बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये सब के लिए हम लोग कहीं भी आर्गुमेंट नहीं करते हैं, है ना, डायरेक्शन की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है ना। मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। स्पीड, है ना, 5 मीटर पर सेकंड किधर है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेंथ, लेंथ में डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली लेंथ। टाइम, है ना। तो ये सारा जो फिजिकल क्वांटिटी हम लिखे, इसको समझने के लिए हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड सफिशियंट था। तो ये हमारा स्केलर हो गया। लेकिन दूसरा जो कैटेगरी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। अब आप आगे देखिएगा, बहुत सारा चीज है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ी है, या तो ना स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर के अंदर रख देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अभी सिंपली ये बात कर रहे हैं कि जिसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल अलजेब्राइक रूल हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, वहां पर डायरेक्शन का जरूरत हम लोगों को नहीं है। यानी हम लोग कहेंगे वहां डायरेक्शन इफेक्टिव नहीं है, तो हम लोग कहते हैं, है ना, कि वो स्केलर है। वेक्टर क्या है? वेक्टर में वैसा फिजिकल क्वांटिटी जहां डायरेक्शन इफेक्टिव होता है ना। डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इफेक्टिव होता है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely understood with the help of magnitude and direction both are known as vectors। अब यहां पर कहीं कहीं पर जैसे डेफिनेशन देते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस डेफिनेशन में, स्केलर में तो काम चल जाएगा आपका, कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है ना, लेकिन होता है और इफेक्टिव होता है, उसमें अंतर है। जैसे अभी हम लोग बात किए कि विच आर कंप्लीटली अंडरस्टूड, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से ही पूरे पूरे उसको समझ लेते हैं, तब हम लोग कहेंगे स्केलर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोलते हैं आप, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, तो फिर हम लोग क्यों इसको कहते हैं कि स्केलर है ना। तो अभी आपको बताए कि जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, वहां पर अगर डायरेक्शन इफेक्टिव है तब हम लोग कहेंगे वेक्टर, अगर डायरेक्शन इफेक्टिव नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है स्केलर है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे डेफिनेशन को, कि वेक्टर अगर हम लोग कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड इफेक्टिव डायरेक्शन, है ना। तो इसको हम लोग और भी कह सकते हैं वेक्टर को, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as effective डायरेक्शन। अब इफेक्टिव डायरेक्शन को भी हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे, है ना। उसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप, एग्जाम्पल बहुत सारा हम ले सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, बहुत सारा अपने से आप अपने से कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है ना, मोमेंटम है, एक्सेट्रा, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा डाल सकते हैं। अब ये इफेक्टिव डायरेक्शन को हम थोड़ा यहाँ समझते हैं, क्योंकि हम लोग मॉडिफाई करेंगे, डेफिनेशन को मॉडिफाई करते जाएंगे। इफेक्टिव डायरेक्शन को समझने के लिए आप लोग जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टर्म यूज करते हैं।
कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस एट द सेम टाइम वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो इसको हम समझते हैं बेटा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। कोई भी अगर आप ट्रायंगल लेते हो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम लोग ट्रायंगल का 3 साइड यहां दिखा रहे हैं, अगर हम पूछें कि ये थर्ड साइड का लेंथ, मान लो इसके लेंथ, किसी के बारे में बात करें, इसका लेंथ या इसका लेंथ, हम इसी का बात करते हैं कि ट्रायंगल के इस साइड का लेंथ क्या केवल ये दोनों के लेंथ पर डिपेंड करेगा, या ये दोनों के बीच जो एंगल है लेंथ के साथ साथ एंगल पर भी डिपेंड करेगा। तो आप तुरंत बोलेंगे कि नहीं, लेंथ के साथ साथ एंगल पर भी डिपेंड करेगा। तो जिस तरह से दो, किसी भी ट्रायंगल का थर्ड साइड दो साइड के लेंथ के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके बीच इंक्लिनेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक उसी तरह से दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट का हम बात करें तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों के बीच के एंगल यानी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। और यही कारण है कि जब हम लोग वेक्टर एडिशन यूज करते हैं तो वहां पर ट्रायंगल लॉ लेते हैं। ट्रायंगल लॉ हम लोग कैसे लेते हैं, अगर मान लो कि ये कोई एक वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, तो इसका जो सम होगा ये थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा ऐसे, है ना। कहीं भी कोई भी मान लो, हम लोग एक वेक्टर दिखा रहे हैं, ठीक है, दूसरा वेक्टर दिखा रहे हैं, तो ये जो थर्ड साइड है इसका जो लेंथ है ये दोनों के रिजल्टेंट का लेंथ होगा, ये, है ना। तो ये हम लोग यहां पर कहते हैं कि जो ट्रैंक मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ साथ इस लॉ को ओबे करे, है ना। अगर हम लोग दो वेक्टर से दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो तीसरा साइड है ना, ये इसके सम को रिप्रेजेंट करता है, इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये चीज फॉलो किया जाता है तब हम लोग कहते हैं कि वो वेक्टर है। इसलिए वेक्टर का जब फाइनल डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एट द सेम टाइम ऑल्सो ओबे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और यही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, फाइनल जो डेफिनेशन लेंगे वेक्टर का, है ना। तो वेक्टर का जो फाइनल डेफिनेशन है, ट्रायंगल ऑफ को हम अलग से करेंगे जब हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर डील करने लगेंगे, है ना। सम ऑफ टू वेक्टर्स जब हम लोग डील करेंगे, है ना, तब वहां पर हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो अभी केवल आप समझ लीजिए कि जो फाइनल डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction both, and at the same time also obey triangle law of vector addition are known as vectors। और इसमें अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो हमें एग्जांपल दिए, इलेक्ट्रिक करंट हैज गॉट, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप वहां पर आंसर यही देंगे कि ये थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट डज नॉट ओबे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्केलर है ना। तो ये वेक्टर का हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देके, एग्जाम्पल आप जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पढ़े हैं आप। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग स्केलर वेक्टर दोनों में लेते हैं, है ना। बहुत सारा कंडीशन हम लोग कहते हैं कि ये स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है। जैसे सरफेस एरिया, अभी आप पढ़ेंगे सरफेस एरिया तो स्केलर लेंगे, सब एरिया को हम लोग ऐड करेंगे,
लेकिन हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कि सरफेस एरिया भी एक वेक्टर है ना। तो वो डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पर उसको डील कर रहे हैं, कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो रफ वे में आप यही समझिए कि जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसको समझने के लिए हम लोग केवल मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, है ना, जिसको स्पेसिफाई हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से करते हैं, वो हमारा स्केलर है। और जिसको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ जाता है, वो हमारा वेक्टर है। ट्रायंगल में बेटा एक चीज आपको हम बता दें अभी, है ना, उसको आप याद करके रखेंगे। ट्रायंगल का थर्ड साइड का लेंथ निकालना, ये आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के डिडक्शन में आप पढ़े थे। ये ए, ये बी के सामने बी, सी के सामने सी, इसमें कोई भी साइड अगर निकालना है बेटा, ये थर्ड साइड, तो आप लोग ये पढ़े थे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ दिस एंगल। मान लो हम यहाँ दिखाते हैं थीटा, ये साइड, है ना, कोई भी साइड अगर निकालना है, ठीक है, ये थीटा है, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इस तरह से अगर मान लो हम लोग को ये साइड निकालना है, तो हम लोग ऐसे ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना, ये दोनों के बीच का एंगल, है ना, कॉस अल्फा। ये शायद सब लोग आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम का डिडक्शन। जो नहीं पढ़े हैं अपना याद रखेंगे इसको, क्योंकि ट्रायंगल लॉ से अगर हम काम करेंगे कहीं भी, तो ट्रायंगल का थर्ड साइड हम लोग को यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये साइड दे दिया, ये साइड दे दिया, पाइथागोरस में हम लोग इसको थीटा को 90 डिग्री कर देते थे, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर लिख देते थे, है ना। लेकिन ये हम लोगों को, सब लोगों को याद होना चाहिए, ये कहीं भी मतलब यूज किया जा सकता है ना। वेक्टर में ही खास करके इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं, तो ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, कोसाइन लॉ वाला जो पढ़ते हैं आप, तो इसको याद रखेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम का डिडक्शन भी था, है ना, 10th में था ये, तो इसको याद रखेंगे, वेक्टर में जरूरत पड़ेगा हम लोग करेंगे इसको। हाँ ठीक है बेटा। तो वेक्टर का आप डेफिनेशन समझ लिए कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। अब हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोगों को समझना है, जिसका की जरूरत पड़ता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग दो मेथड लेते हैं बेटा। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड इज मैथमेटिकल मेथड, या एनालिटिकल मेथड भी कह सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम लोग एक एरो लेते हैं, और उस एरो का डायरेक्शन वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो उसका लेंथ होगा, वो लेंथ जो होगा इक्वल नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रखेंगे। इन दिस मेथड vector is represented by an arrow in given direction, जो भी डायरेक्शन है, given direction having length, यहां पर ध्यान रखना है, having length proportional to magnitude of vector। ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, डायरेक्शन जिधर है उधर ही दिखाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है हम अपने कन्वीनियंट जो है, हमारा जो कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 मीटर है तो 5 मीटर का हम एरो बनाना शुरू कर देंगे, वो डिपेंड कर रहा है। 5 मीटर को हम लोग 5 सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं, है ना। 500 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर स्केल में हम रिडक्शन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह रहे हैं बेटा, जैसे सपोज कीजिए मैप आप यूज करेंगे ग्राफ के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अप वर्टिकली अपवर्ड
वर्टिकली डाउनवर्ड, इतना डायरेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हम लोग पेपर पर दिखाएंगे, और अगर वर्टिकली अप दिखाना है तो पेपर से बाहर की तरफ, वर्टिकली डाउन दिखाना है तो पेपर से अंदर की तरफ। जैसे मान लो बेटा यहाँ पर हम लोगों को कहता है कि हम 5 मीटर ईस्ट दिखाएं, तो 5 मीटर ईस्ट हम लोग कैसे लिखेंगे? ईस्ट की तरफ हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए, मान लो ओ ए है। अब हम अपना स्केल हम लोग अपने से बनाएंगे, जैसे कि इसको हम लोग इसको 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां हम कह दिए 1 डिवीजन = 1 मीटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे और भी हम यहां दिखा रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? जैसे अगर हम यहां दिखा रहे हैं कि सपोज कीजिए दिस इज 5 किलोमीटर ईस्ट, है ना। तो अगर हम यहां दिखा रहे हैं बेटा, ये हम दिखा रहे हैं ए बी, और ये दिखा रहे हैं सी डी, और हम इसको लिख रहे हैं 10 किलोमीटर ईस्ट। तो डायरेक्शन दोनों एक ही, जैसे ईस्ट इधर है तो इसका मतलब ये भी हम ऐसे ही दिखाएंगे। लेकिन ये 5:10 है, तो इसका लेंथ यानी ए बी का लेंथ, है ना, बाई सी डी का जो लेंथ होगा वो हमेशा मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा बेटा, ये ध्यान रखना है ना। जब भी हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड करते हैं, ग्राफ पे इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, तो इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन जो है वही दिखाएंगे हम लोग, है ना, लेकिन यहाँ जो लेंथ लेंगे हम लोग वो क्या होना चाहिए? इसका लेंथ और इसका लेंथ में वही रेशियो आएगा जो इसके मैग्नीट्यूड में है, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कि हम लोग क्या किए कि इसको हम लिख दिए कि 2 किलोमीटर है, और ऐसे बना के लिख दिए कि ये 3 किलोमीटर है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये टू दो गुना से भी ज्यादा है, और 2 और 3 कर रहे हैं। तो ये चीज को अप्रोक्सीमेटली हम लोग फॉलो करेंगे जहां पर इसका जरूरत हम लोगों को पड़ेगा। हालांकि इस तरह का पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। और प्लेन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, है ना, उसको थोड़ा हम यहाँ पर सीख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में इस तरह का केस मिलेगा बेटा। जैसे अगर हम लोग ये प्लेन में जो आप मैप देखते हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे सपोज कर लो हम लोग लिखा यहाँ दिखाना चाहते हैं 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये सब लोगों को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब है? आप यहां गौर कीजिए, 5 मीटर तो ठीक है, मैग्नीट्यूड आप दिखा देंगे। 30 डिग्री नॉर्थ जाना है, किधर से? ईस्ट से। मतलब ईस्ट के साथ यहां जो वेक्टर हम दिखाएंगे ये, है ना, हम लोग ईस्ट के साथ, ये ईस्ट है, ठीक है। 5 यूनिट का आप लाइन बना दिए, ठीक है। लेकिन ये एंगल नॉर्थ जाना है ईस्ट से, यानी ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। तो ओए यहां पर हो गया, अगर हम ओए को लिख रहे हैं तो कहेंगे कि ये 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। इसको दूसरा हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे बेटा कि अगर नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जाएं तो ये 60 डिग्री है, तो इसी ओए को 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या हम लिख सकते थे 5 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दोनों एक ही है, और ये हम लोग यहाँ पर किसी भी स्केल में 1 2 3 4 5 अपने से बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ग्राफिकल मेथड कि हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, और आप लोग अपने कॉपी में सोचेंगे उसको कि कैसे हम ड्रॉ करें। जैसे अगर आपसे हम कहें अ बॉल इज गिवन 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट है 5 मीटर ईस्ट,
सेकंड है 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और फाइनली थर्ड जो है वो है 15 मीटर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं यहां पर, वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसे होगा। अब कहता है रिप्रेजेंट दीज डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली। रिप्रेजेंट दीज डिस्प्लेसमेंट्स ग्राफिकली, और इसी में कह सकता है ऑल्सो रिप्रेजेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन ग्राफ। मान लो बेटा ये ऐसा दिया, तुम लोग अपने से सोच सकते हो, हम यहाँ बता भी देते हैं, और ये बहुत आसान चीज है ना। लेकिन ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ना ज्योमेट्री का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए हमारे पास क्या है, इसका दो तरीका है बेटा। एक ही ओरिजिन से सारे वेक्टर्स को हम दिखा सकते हैं, लेकिन जब रिजल्टेंट दिखाना हो तब हम ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। कैसे? अभी हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहां देखिएगा। सबसे पहले 5 मीटर इस अपना हम लोग को ये स्केल बना लेते हैं, है ना। दिस इज 5 मीटर, 5 यूनिट स्केल अपने से बना लेंगे आप। ये है ओ ए, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। यहां बोल रहा है बेटा अ बॉल इज गिवन 3 सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। यानी बॉल था यहां था, तो पहला यहां पर आ गया, ओ से ए पर आ गया। अब ओरिजिन कहाँ आ गया? अगर हमको यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है, तब हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट कहता है 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ जाना है ईस्ट से, 10 मीटर, इसका डबल होना चाहिए। ये एंगल है हमारा 37 डिग्री, और ये है 10 मीटर, ये था 5 मीटर। ए से बी पर आ गए। अब हम लोग बेटा यहां आ गए। अब हम लोगों को यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है, तो फिर हम लोग ओरिजिन शिफ्ट करेंगे, और वहां से कहता है 15 मीटर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ 53 डिग्री। यहां देखो, गौर करना, ये ईस्ट है, यहाँ ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और इधर साउथ है। अब गौर करोगे 15 मीटर 53 डिग्री जाना है वेस्ट साउथ से। साउथ वाला लाइन ये है बेटा, साउथ से 53, 37 है, तो यही एंगल 53 है हमारा। यानी इसी पर बैक होना है हम लोगों को, कहा? 15 मीटर। ये बी से जो सी है ना, बीसी जो है हमारा 15 मीटर है, ऐसे आ गए। और रिजल्टेंट अगर पूछे तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, और यहां से यहां आ गए। दिस इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी वहां पर ओसी जो है रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ये बाई चांस ऐसा हम क्वेश्चन दिए किसी लाइन पर आ गया है ना, मान लो 37 रहता तो ऐसे आता इधर कहीं, है ना। कुछ भी मतलब ये अलग हो सकता था, ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हम लोगों को मिल जाए। तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। अगर रिजल्टेंट ग्राफ पे नहीं दिखाना होता तो हम लोग इसको सेम ओरिजिन से भी दिखा सकते थे, एक ही ओरिजिन से तीनों को दिखाते। कैसे दिखाते? पहला हम लोग लिखते ओ ए 5 मीटर ईस्ट हो गया, दूसरा हम लोग लिखते 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो ये ऐसे दिखाते। ओ बी हो गया 10 मीटर,
और ये एंगल हमारा हो गया 37 डिग्री। और दूसरा जो था हमारा लास्ट वाला, है ना, वो हम लोग 53 डिग्री, ये साउथ का बेटा, तो साउथ से 53 अगर हम जाते तो देखिए यही लाइन आता और ये 15 मीटर, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पूरी रिजल्टेंट हम लोग को दिखाना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से, तो हम लोग उसको इस तरह से दिखाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए ग्राफ में, जैसे कि जब हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना सीखें तो वहां पर ये ड्रॉ हम लोग कर सकें, ठीक है ना। उसी तरह से ग्राफ में एक क्वेश्चन और अक्सर आप लोग से पूछा भी जाता है, आप लोग बनाए भी होंगे, कि अ मैन मूव्स सच दैट आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मीटर on a straight path, a man moves such that after traveling 20 meters on a straight path, he takes a left turn through 120 degree, through 60 degree, through 60 degree. Find, ऐसा बहुत क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट when he is taking नाइन्थ टर्न, इस तरह का बेटा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और आप लोग बनाए भी होंगे। तो यहां पर भी ग्राफ का अप्रोच आपको होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहां देखें, अ मैन मूव्स सच दैट आफ्टर ट्रैवलिंग 20 मीटर ऑन स्ट्रेट पाथ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, हमेशा जो है ट्रैवल करता है और लेफ्ट टर्न लेता है ना। और एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री पर हमेशा वो मुड़ते जाता है। तो कहता है जब नाइन्थ टर्न, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट व्हेन ही इज टेकिंग नाइन्थ टर्न जब ले रहा है ना, तब वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट पूछता है। तो ग्राफ पे अगर जाएंगे बेटा इसमें, तो बहुत आसानी से देखेंगे फिगर हम लोगों को कैसा मिल रहा है। यू मस्ट नो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको। तो हम लोग यहाँ देखें बेटा कि अगर मान लो ये 20 मीटर आए, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ओ से ए, ये इनिशियल डायरेक्शन था ऐसे, तो अब इधर नहीं जा करके ये 60 डिग्री पर टर्न ले लिया और फिर 20 मीटर चला, तो अब फिर यहां से लेफ्ट टर्न ले रहा है 60 डिग्री पर, ऐसे। तो आप देखो तो कि ये एक पॉलीगन बनने जा रहा है, रेगुलर पॉलीगन, देखो तो हाँ, सारे लोग देखेंगे ये रेगुलर पॉलीगन बनने जा रहा है 60 डिग्री, मतलब ये 120, और ये सब साइड बराबर है हमेशा। तो अगला जो देखेंगे आप, है ना, वो देखेंगे आप कि फिर ये 60 डिग्री पर इधर टर्न लिया, 60 है, ये 60 है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा और, एक्चुअली बेटा ये एक हेक्सागोन बनने जा रहा है। सब इक्वल है, 20 मीटर, है ना, ये भी 20 मीटर, अब फिर इसी पर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये हेक्सागोनल पाथ पर ऐसे मूव करते रहेगा, रेगुलर हेक्सागोन।
तो कहता है नाइन्थ टर्न बेटा। तो आप देखो ये फर्स्ट टर्न है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, छठा टर्न लेगा तो फिर ये इसी लाइन पर आ जाएगा। ये सातवां टर्न है, ये आठवां है, ये जब यहाँ नाइन्थ टर्न ले रहा है उस समय पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप ग्राफ में देखो, सीधे तुम मिला दिए ऐसे। तो ग्राफ से इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये चीज आप जानते हैं सॉल्व करना। आप जानते हैं कि सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना। तो ये भी, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा, और आप बता देंगे कि 40 मीटर। तो इस तरह से मतलब ग्राफ का थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, है ना। तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम ये दिए 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर भी टर्न दे सकता है, 120 डिग्री पर भी टर्न दे सकता है। 120 पर करेगा तो वो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, 90 पर करेगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारा इसमें दे सकता है ना। ऐसा एंगल दे जिससे कि रेगुलर बनेगा, यहाँ पर पेंटागोन बन सकता है, और उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आना चाहिए। तो ये ग्राफिकल कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे हम मूव कर रहे हैं, है ना, और क्या कंसेप्ट है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। जैसे अगर हम आपसे पूछे बेटा यहाँ पर कि आप अपने से कॉपी में करके देखोगे, जैसे हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं डिस्प्ले, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं 10 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब हम बना देते हैं, देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 10 मीटर 30 डिग्री वेस्ट जाना है साउथ से, साउथ रेफरेंस लाइन होगा ये 30 डिग्री। और इसी को हम लिख सकते थे, ऑप्शन में दोनों लिख सकता है, ये 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ या 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये हो गया। कहीं कहीं पर लिखता है बेटा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का क्या मतलब, या साउथ वेस्ट, इस सब का क्या मतलब, नॉर्थ ईस्ट इसका क्या मतलब। ये एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, है ना। यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल को नहीं लिखेगा, वो सीधे लिखेगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। जैसे हम एक और चीज यहां पर बताते हैं आपको, अ मैन मूव्स 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर north. Find direction of resultant displacement. मैन मूव 30 मीटर ईस्ट बहुत आसान है, लेकिन हम अब कंफर्मेशन के लिए मैन मूव 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर नॉर्थ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कितना आसान है बेटा, देखिए हम यहां से दिए कि ये 30 मीटर गया और फिर जो है नॉर्थ चला गया 40 मीटर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया बेटा। अभी आप सब लोग बनाए थे इसको, देखिए हम तो बहुत आसान समझ रहे थे इसको। देखिए तो ये 90 डिग्री है, तो ये 30 40 आप लोग निकाल देंगे, ये 50 मीटर आएगा। लेकिन बेटा हम इसका डायरेक्शन पूछ रहे थे, तो या तो आप ये एंगल बताएंगे या तो आप ये एंगल बताएंगे। ये एंगल अगर थीटा ले रहे हैं यहां से, तो tan थीटा फिगर देख के देखिए कितना है। tan थीटा है 40/30, यानी 4/3। तो आप जानते हैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू 53 डिग्री। हम एंगल, वो ट्रायंगल आपको बताए थे कि 3 4 5 वाला ट्रायंगल आप याद रखेंगे, ये 3 4 5 का ट्रायंगल है। तो आप देखें थीटा 53, अगर ये एंगल लिखेंगे तो 53 लिखेंगे, ये एंगल लिखेंगे बेटा तो 37 लिखेंगे। यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन हम बोले तो इसको लिखेंगे 53 डिग्री। देखो ये ईस्ट है बेटा, सब लोग देखो ये ईस्ट है, और 53 डिग्री गए नॉर्थ की तरफ, तो बोलेंगे हम लोग 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छे से समझो,
53 डिग्री गए किधर, नॉर्थ गए, किधर से, ईस्ट से, तो 53 डिग्री नॉर्थ गए ईस्ट से, और इधर से लिखेंगे तो लिखेंगे 37 डिग्री, ये नॉर्थ रेफरेंस लाइन है, तो इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ है, तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा सब लोग, हम थोड़ा लाइटली ले रहे थे इसको, लेकिन अभी आप लोग देखिए यहां पर दिक्कत हो रहा है। तो ये चीज डायरेक्शन सबको समझ में आना चाहिए, वो मैप में जब तक नहीं समझेंगे आप तब तक दिक्कत होगा। एकदम आराम से समझिए कि ये कैसे होगा। हम एक और दे रहे हैं बेटा, समझिए इसको, देखिए हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं बेटा, फर्स्ट 10 मीटर ईस्ट सक्सेसिव है, सेकंड हम दे रहे हैं 20 मीटर वेस्ट, और हम थर्ड दे रहे हैं बेटा, सपोज कीजिए 10 मीटर साउथ। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताइए तो बेटा क्या होगा, यही सब कंफ्यूजन आगे दिक्कत करेगा। 10 मीटर ईस्ट सक्सेसिव है, पहला डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ईस्ट, दूसरा 20 मीटर वेस्ट, और थर्ड है 10 मीटर साउथ। सारे लोग देखें बहुत आसान है, 10 मीटर ईस्ट ले गए, पहला डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, और फिर यहां से 20 मीटर वेस्ट चले गए बेटा, यहां से 20 मीटर वेस्ट ऐसे, मतलब इधर आ गए, ये 10 मीटर हो गया। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और उसके बाद बेटा 10 मीटर साउथ, ये 10 मीटर, तो रिजल्टेंट तो ये हो गया। अब देख लीजिए ये एंगल दोनों इक्वल है, ये 45 डिग्री हो गया, तो आप सीधे लिखेंगे कि वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट ही लिखते हैं, वेस्ट साउथ नहीं लिखते हैं, है ना, लिखने में अच्छा होता है, तो साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शन अगर पूछें तो सीधे कहेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हर लोगों को क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर मैथमेटिकली जब हम करने लगेंगे तो वहां भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यही डायग्राम जरूरी है यहाँ। हाँ, इसमें एक और चीज है, अभी तो हम लोग ठीक है 45 60 सब आ रहा है तो वैल्यू रख दिए, जैसे हम और यहाँ दे रहे हैं बेटा, जैसे मान लो कि तुमको दिया गया कि ये 2 मीटर ईस्ट है बेटा, और दे दिया 3 मीटर नॉर्थ दे दिया, अब डायरेक्शन तुम क्या बोलोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या बोलोगे, तो यहां पर इनवर्स फंक्शन का, जैसे आप यहां पर अगर ये एंगल लिख रहे हैं तो tan थीटा 3/2 हो गया बेटा, तो थीटा चूंकि हम वैल्यू डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो हम लोग यहां लिखना सीखे थे tan इनवर्स 3/2। ये चीज जैसे आपको पहले सिखाए थे कि अगर मिल रहा है साइन थीटा हाफ, तो ये वैल्यू हम जानते हैं, इसको साइन 30 डिग्री लिख लेते हैं और कह देते हैं कि थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, या हम लोग जानते हैं 150 में भी इतना ही होता है ना, तो साइन हम लोग हाफ का वैल्यू, अब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो हम थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 30 डिग्री और 150 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये वैल्यू अगर पता नहीं रहे बेटा, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसी को, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है ना, तो इसी को हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स हाफ, ठीक है ना। मतलब इसका ये मतलब होता है कि साइन के कितने डिग्री में वैल्यू हाफ आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा। अगर साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू लिखना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि साइन कितना डिग्री हाफ होता है, तो हम जानते हैं 30 डिग्री या 150 डिग्री। तो उसी तरह से अगर हम कहीं लिखते हैं बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो थीटा हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/2, ठीक है। अब यहां एक चीज समझो बेटा कि इस डायरेक्शन को कैसे क्वेश्चन में घुमा करके पूछेगा। अगर यहां दे दिया डायरेक्शन तो आप लिखेंगे, है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, ये ऐसा लिख रहे हैं, ये ईस्ट था और इधर नॉर्थ था, तो हम लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, ये आप समझे। तो इसको ऐसे न दे करके
ऐसे भी पूछ सकता है कि ये 2 है ये 3 है, तो ये 2 × 4 + 9 यानी √13 हो गया बेटा। अब इसी को तुमसे पूछ सकता है, अगर हम कॉस थीटा कहते तो कॉस थीटा क्या लिखते, 2/√13 लिखते। इसी डायरेक्शन को लिख सकता है ना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√13 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसी को साइन में भी लिख सकता है बेटा। तो ये चीज आप समझिएगा कि ऐसे नहीं कि आप tan थीटा में देख रहे हैं, आप वो देखिए कि आंसर में तो tan नहीं दिया हुआ है, आंसर में साइन कॉस है, तो ट्रायंगल में साइन कॉस भी निकाल के देख लेंगे आप, ठीक है ना। इसलिए ये चीज जरूरी है, साइन इनवर्स में दिया है कि कॉस इनवर्स में दिया है कि tan इनवर्स में दिया है ना। तो ये चीज भी यहाँ पर आप समझेंगे। चलिए, तो ये हम बताना चाह रहे थे कि मैप पर डायरेक्शन सब लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि एक आदमी जो है 10 मीटर चलता है और हर 10 मीटर चलने के बाद वो 120 डिग्री का टर्न लेता है। तो आफ्टर 10 टर्न डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट व्हेन ही इज टेकिंग 10th टर्न बेटा, 10th टर्न, जब वो 10वां टर्न ले रहा है तो बताइए कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको क्लियर करने के लिए दिए हैं। ये देखिए, ऐसे ये ट्रायंगल बनाएगा ऐसा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, थर्ड टर्न पर फिर यही आ जाएगा, तो फिर 6 टर्न पर भी यही आ जाएगा, 9th टर्न पर भी यही आ जाएगा, तो 10th टर्न में यहां रहेगा, तो ये मिलेगा 10। तो इस तरह का कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो आप फिर आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहां देखे बेटा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वेक्टर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग मैथमेटिकली कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं फिर, लेकिन अगले क्लास में भी बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि अल्फाबेट का हम लेटर यूज करते हैं और लेटर के ऊपर एक एरो डाल देते हैं। इसी को स्पेशल हम लोग को पढ़ना है। इन दिस मेथड वेक्टर इज represented by the letters of alphabet with an arrow, with an arrow over it, such as, हम लोग क्या किए, ए लिख दिए और उसके ऊपर ऐसे हम लोग एरो डाल दिए, है ना, आर लिख दिए और ऐसे हम लोग एरो डाल दिए, एक्सेट्रा। कोई भी अल्फाबेट का लेटर हम लोग लिख करके और उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पर इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को क्लियर नहीं है और डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है, केवल ये पता है कि ये एक वेक्टर है ना। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है यहां पर। बट इन दिस मेथड वी कैन ओनली से दैट ए और आर इज अ वेक्टर, नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड nor its
डायरेक्शन इज क्लियर। ये हम लोगों को पता नहीं है, केवल हम यही कहेंगे कि ये जो है वेक्टर है, हम पढ़ते क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर आर, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये पता नहीं, कह रहे हैं कि वेक्टर है, ये वेक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है ना। अब क्या है, फोर्स है तो फोर्स हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये हम लोग नहीं यहाँ पर लिख पाते हैं। तो इसी को थोड़ा और एनालाइज करने के लिए, थोड़ा और क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे टू स्पेसिफाई, स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन दिस मेथड, vector is expressed in terms of unit vectors in the direction of गिवन वेक्टर। तो ये चीज बेटा हम लोग अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना। कि इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा यूनिट वेक्टर क्या है ना, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन सा है, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल वेक्टर कैसे लिखते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर कैसे लिखते हैं, है ना। ये सब हम लोग अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो अगले क्लास में पहले हम लोग कर लेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो हम लोग यूज करते हैं वेक्टर का, जैसे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, है ना। ये सब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। लाइक वेक्टर, अनलाइक, तो ये हम डिफाइन पहले कर देंगे, और स्पेशली यूनिट वेक्टर पर हम लोग ज्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको देखें अगले क्लास में।